तो आज के इस नए जीएसटी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, सेक्शन ए में जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जीएसटी या स्वयं कर निर्धारण, सेल्फ जीएसटी असेसमेंट क्या है। तो जीएसटी एक स्वमूल्यांकन आधारित कर प्रणाली है। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति जीएसटी पे कर रहा है वो खुद अपना असेसमेंट कर सकता है और टैक्स पे कर सकता है। यहाँ पर ये सुविधा मिलती है। सेक्शन 59 के तहत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, रजिस्टर्ड पर्सन, स्वयं अपने द्वारा की गई आपूर्ति यानी सप्लाईज का मूल्यांकन करता है। कौन सी सेक्शन में? 59। कर दायित्व, टैक्स लायबिलिटी की गणना करता है और प्रत्येक कर अवधि, टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न दाखिल करता है ना। मतलब वो खुद ही अपना सप्लाई जो है, आपूर्ति है, उसका मूल्यांकन करेगा, टैक्स की गणना करेगा, कैलकुलेशन करेगा और रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है। इसमें करदाता स्वयं अपनी प्राप्तियों और भुगतान का हिसाब रखकर सरकार को रिपोर्ट करता है। सरकार का काम है केवल रिपोर्ट प्राप्त करना, टैक्स लेना, और बाकी सारा काम कौन करेगा? जो भी करदाता है। ठीक है। तो ये हो गया नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था जीएसटी से छूट 5 सेवाएं, 5 सर्विस एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटीएन। ऐसी कौन कौन सी 5 सेवाएं हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, मतलब जिनमें जीएसटी नहीं लगता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया गुड्स और एक हो गया सर्विस। तो गुड्स में तो माल आ जाता है, सर्विस में सेवाएं आती है। तो कौन कौन सी सेवाएं? स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये चूंकि जो है 60 आंसर वाले क्वेश्चन है तो बहुत छोटा छोटा आपको लिखना है। इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 है। नैदानिक केंद्रों या अस्पतालों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं हो गया। नंबर 2, शैक्षणिक सेवाएं, एजुकेशनल सर्विसेज, स्कूल, कॉलेज या मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा, ये भी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है। कृषि सेवाएं, एग्रीकल्चर सर्विसेज, खेती, कटाई और कृषि उत्पादों के भंडारण, वेयर हाउसिंग से जुड़ी जितनी भी सेवाएं होंगी वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड होगी। धार्मिक सेवाएं, रिलीजियस सर्विसेज, धार्मिक स्थलों का किराया या धार्मिक आयोजनों का प्रबंधन, ये भी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। और साथ ही सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गैर एसी बसें या मेट्रो ट्रेन द्वारा यात्रियों का परिवहन, ये भी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। तो 5 सेवाएं हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, कृषि सेवाएं, धार्मिक सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन। इनको याद कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर की दरें, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर की दरें, टैक्स रेट्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 के तहत कर की दरें सरल और कम होती है। इसके बारे में और बात करेंगे आगे वीडियो में। तो अगर मैन्युफैक्चरर्स है, निर्माता है, तो कुल टर्नओवर का 1%। ठीक है। तो जिसमें से 0.5% सीजीएसटी हो जाएगा और 0.5% एसजीएसटी हो जाएगा। दूसरा हो गया भाई रेस्तरां सेवा, रेस्टोरेंट सर्विसेज, नॉन एल्कोहलिक। तो इसका कुल टर्नओवर का 5%, ये भी अगर 2.5% CGST, 2.5% SGST। अन्य ट्रेडर्स, व्यापारी, अदर ट्रेडर्स और कर योग्य टर्नओवर का 1%,
जिसमें से 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST हो जाएगा। सेवा प्रदाता अगर है तो सर्विस प्रोवाइडर्स है तो कुल टर्नओवर का 6%, तो यहाँ पे 3% हो जाएगा CGST और SGST। तो इसको ध्यान में रखें। कंपोजिशन स्कीम में सेक्शन 10 में जो रेट होते हैं GST के, निर्माता के लिए जो भी उसका टर्नओवर होगा कुल उसका 1% होगा। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए कुल टर्नओवर का 5% होगा। अन्य ट्रेडर्स या व्यापारी के लिए कुल टर्नओवर का 1% होगा। और कोई अगर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब जैसे टेलीफोन, मोबाइल सेवाएं या बैंकिंग सेवाएं, इनका कोई सेवा है तो कुल टर्नओवर का 6% ये माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कस्टम ड्यूटी क्या है, सीमा शुल्क क्या है? सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है जो माल के आयात, इंपोर्ट और निर्यात, एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत शासित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों का संरक्षण करना और सरकार के लिए राजस्व रेवेन्यू जुटाना है। तो GST तो एक ही स्टेट में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम माल जो है वो सेल कर रहे हैं तो GST लगता है। लेकिन सीमा शुल्क क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कब होता है, जब हम अपने देश से माल कहीं बाहर के देश में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या बाहर के देश से हमारे देश के लिए कोई माल को बुलाते हैं तो उसको हम आयात इंपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब होगा तब कस्टम ड्यूटी लगेगी। ठीक है, चलिए सेक्शन B में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, माल एवं सेवा कर। लघु उत्तरीय प्रश्न की जो वर्ड लिमिट होती है वो 200 वर्ड लिमिट है ना। तो माल एवं सेवा कर के क्या लाभ हैं, बेनिफिट्स ऑफ GST? तो GST ने भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए हैं। इससे कौन कौन सी लाभ हैं वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो नंबर 1 है कैस्केडिंग प्रभाव की समाप्ति, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। अब आप कर पर कर, पहले क्या होता था, एक व्यापारी कोई माल बेचता था तो एक व्यापारी कोई माल बेचता था, मान लीजिए A ने B को माल बेचा, A ने B को माल बेचा, B ने किसको बेचा, C को बेचा। तब ऐसी स्थिति में क्या होता था कि A जो है वो भी टैक्स चुका रहा है, मान लो 5% चुका रहा है, B 5% चुका रहा है, C 5%। तो जो भी ये टैक्स चुकाता था तो ये इससे वसूल करता था, B जो टैक्स चुकाता था वो C से वसूल करता था। तो प्रोडक्ट की कीमत क्या होती जाती थी, बढ़ते जाती थी, है ना। तो वो टैक्स पे टैक्स लगते जाता था। तो यहाँ पर जब से GST लागू हुआ है, ये कर पर कर यानी टैक्स ऑन टैक्स की समस्या खत्म हो गई है, जिससे वस्तुओं की लागत जो है वो कम हुई है। एकल कर बाजार, सिंगल टैक्स मार्केट, एक राष्ट्र एक कर जब बनाया गया था तो ये नारा दिया गया था, 1 नेशन 1 टैक्स की अवधारणा से पूरे देश में व्यापार करना अब आसान हो गया है। सरल अनुपालन, इजी कंप्लायंस, पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड होने से पारदर्शिता बढ़ी है, मतलब सरल तरीके से इसको किया जा सकता है। और लास्ट है लागत में कमी, रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट हटने से माल का परिवहन तेज और सस्ता हुआ है। पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो अलग अलग स्टेट जो है अपना अपना टैक्स लेता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई है। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि कंपोजिशन लेवी स्कीम के लक्षण।
फीचर्स ऑफ कंपोजिशन लेवी स्कीम। तो यहाँ पर आप देखें पात्रता, कंपोजिशन स्कीम कौन उसका उपयोग कर सकता है। तो वे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75 लाख है। तो ये अगर 1.5 करोड़ से तक है या पूर्वोत्तर राज्य के कोई व्यापारी हैं उनका टर्नओवर 75 लाख तक है तो वो कंपोजिशन लेवी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 2 क्या है, सीमित अनुपालन, लिमिटेड कंप्लायंस, विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती, तिमाही रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न भरना होता है, इनको बहुत हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कर संग्रह पर रोक, नो कलेक्शन ऑफ टैक्स, कंपोजिशन डीलर ग्राहकों से कर जीएसटी नहीं वसूल सकता। कंपोजिशन इस डीलर जो है ग्राहकों से कर जीएसटी नहीं वसूल सकता। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, नो आईटीसी, ऐसे डीलर को खरीद पर दिए गए कर की वापसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। मार्क, उन्हें बिल पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना अनिवार्य है। तो कई सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जिनके बिल पर ये लिखा होता है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर है अपना टैक्स चुकाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम पार्ट सी में, जहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर वाले। तो यहाँ पर जो है इसमें एक आया है न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल है कि पहले अगर थ्योरेटिकल है तो इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 500 वर्ड लिमिट है ना, और अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल भी बहुत छोटे छोटे हैं इसके और बहुत आसानी से आप कर सकते हो। कर योग्य मूल्य एवं देय जीएसटी की गणना करना है, और निर्धारण वर्ष जो है वो 2024-25 है, लेकिन इस साल के लिए 25-26 होगा। ये पिछले साल का पेपर है इसलिए 24-25 लिखा हुआ है। करदाता कौन है, जया इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इसी टेबल में है, आंसर में ही है। अब आपको ये बताना है कि जो भी जितने भी लेन देन है, ट्रांजैक्शन है या जो भी हमें दिया हुआ है उनमें से कौन कौन सी आइटम या कौन कौन सी मदें जो है वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहला है स्कूल संचालन शुल्क। तो हमने अब भी पढ़ा है कि शैक्षणिक जितनी भी वो होगी गतिविधियाँ उन पर जीएसटी नहीं लगता है। तो 16,40,000 जो है ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू नील। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है स्कूल भवन का किराया, है ना, रेंटिंग टू हायर सेकेंडरी स्कूल। ये भी स्कूल से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। ये 2,88,000 जो भी ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और यहाँ पर अमाउंट नील हो जाएगी। कोचिंग सेंटर का किराया, अब कोचिंग सेंटर जो है वो एग्जाम्प्टेड नहीं है। 1,20,000 जो है वो करयोग्य होंगे और यहाँ पर टैक्सेबल इनकम में 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है मिड डे मील सेवा। मिड डे मील सेवा जो है 3,60,000। तो मिड डे मील सेवा जो है एग्जेम्प्टेड है, नील हो गया। स्कूल परिवहन सुविधा यानी बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो वाहन चलते हैं उन पर जो उन पर जो हो रहा है तो 1,72,000 ये हम प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट से, तो ये भी एग्जेम्प्टेड है, नील हो जाएगा। प्री नर्सरी सुरक्षा सेवा, सिक्योरिटी फॉर प्री नर्सरी बच्चों के लिए 1,25,000, ये भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा और यहाँ पर नील हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ICAI परीक्षा संचालन। तो ये CA की परीक्षा के लिए शुल्क मिला है, उस स्कूल में सेंटर रहा होगा, उस स्कूल में सेंटर रहा होगा ICAI
और ये 3,50,000 है, यहाँ पर टैक्सेबल हो गया है और इसकी अमाउंट हो गई है 3,50,000। तो टोटल करयोग्य मूल्य जो होगा, 1,20,000 ये वाला, ये देखें आप 1,20,000 और ये वाला 3,50,000, इनका टोटल होता है 4,70,000 रुपये। तो 4,70,000 रुपये टैक्सेबल है। अगर आप देय जीएसटी की गणना करते हैं तो यहाँ पर यदि प्रश्न में कर की दर नहीं दी है तो सामान्यतः सेवाओं पर 18% की दर लागू होती है। तो 18% हम निकाल लेंगे। कुल करयोग्य मूल्य 4,70,000 और उसका जो 18% आएगा 4,70,000 का 84,600 रुपये। ठीक है। तो शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली अधिकांश सेवाएं जैसे मिड डे मील, सुरक्षा, परिवहन जीएसटी से मुक्त होती है, लेकिन व्यवसायिक, कोचिंग या बाहरी संस्थाओं जैसे आईसीएआई के लिए दी गई सेवाएं कर योग्य होती है। अब आप आ जाइए लास्ट क्वेश्चन में, सीमा शुल्क के प्रकार। सीमा शुल्क यानी टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क हमने बता ही दिया आपको कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं अगर किसी दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ, या हम किसी दूसरी कंट्री में गुड सप्लाई करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है। तो मूल सीमा शुल्क बेसिक कस्टम ड्यूटी पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। तो पहला तो हो गया मूल सीमा शुल्क बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD। याद कर लीजिए टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। मूल सीमा शुल्क बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD, यह आयातित माल के मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। और दूसरा अतिरिक्त सीमा शुल्क एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इसे उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी के बराबर लगाया जाता था, अब यह IGST के रूप में लिया जाता है। ठीक है। तीसरा है सुरक्षा शुल्क प्रोटेक्टिव ड्यूटी, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए लगाया जाता है। एंटी डंपिंग शुल्क यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी, जब कोई देश लागत से कम कीमत पर माल भारत भेजता है तो उसे रोकने के लिए यह लगाया जाता है। जब कोई देश लागत से कम कीमत पर माल भारत भेजता है तो उसे रोकने के लिए यह लगाया जाता है। और नेक्स्ट है और लास्ट है कल्याण अधिभार सोशल वेलफेयर सरचार्ज। यह VCD के 10% की दर से लगाया जाता है, यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी जो भी आएगी उसका 10% जो है आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज देना पड़ेगा, जिसको हम कल्याण अधिभार कहते हैं। इसके बारे में भी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे कस्टम ड्यूटी के तो ज़रूर आपको इस बात के बारे में जानकारी होगी, और बहुत जल्द आपको कस्टम ड्यूटी के भी न्यूमेरिकल और GST के न्यूमेरिकल भी मिलने वाले हैं। तो